दोस्तों, क्या आप जानते हैं फॉर्मर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक भाई था? क्या आप जानते हैं उनकी मां ने जीवन के अंत में दुनिया से संन्यास लिया था? इंदिरा गांधी की शादी, उनके प्रेम, संजय गांधी से उनके मोह, इमरजेंसी और उनकी हत्या के बारे में बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण किस्से इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन क्या आप उनकी पूरी कहानी जानते हैं? वो किस्से जो अनसुने हैं, उनके प्रेम, उनके जादू टोने। तो उठाओ एक चाय का कप या लो एक गहरी सांस और आंखें बंद करो। चलते हैं लंबे सफर पे। ये है इंडिया की इंदिरा। 1915 का साल था। कमला 16 साल की थी जब उन्हें इलाहाबाद बुलाया गया। क्यों? ताकि उन्हें जवाहरलाल की बीवी बनने के लिए तैयार किया जा सके। शादी की तारीख घर के ज्योतिषियों ने चुनी 8 फरवरी 1916, बसंत पंचमी का दिन, जब बसंत आने वाला होता है। हफ्तों पहले से दर्जी, कारीगर, सुनार सब जुटे रहे इलाहाबाद में दुल्हन का दहेज तैयार करने में, अक्सर मोतीलाल की निगरानी में। पूरे हिंदुस्तान से आनंद भवन में तोहफों की बारिश हो गई। शादी दिल्ली में होनी थी। मोतीलाल ने 300 मेहमानों के लिए, जिनमें परिवार, रिश्तेदार और दोस्त शामिल थे, एक पूरी स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया। दिल्ली में शहर की दीवारों के बाहर तंबुओं का एक पूरा शहर बसाया गया। फूलों से लिखा बोर्ड लगा था, नेहरू वेडिंग कैंप। शादी की एक तस्वीर आज भी बची है। उस तस्वीर में खड़े हैं कमला और जवाहरलाल, सजे धजे शानदार कपड़ों में। जवाहरलाल जरीदार शेरवानी और पगड़ी में थे और कमला ने पहनी थी मोती जड़ी हुई एक ऐसी साड़ी जिसे बनाने में महीनों लगे थे। कमला एक गंभीर भावुक लड़की थी, बेहद खूबसूरत, गोरा रंग, काले बाल और बड़ी बड़ी भूरी आंखें जिनमें जैसे रोशनी तैरती हो। वो शर्मीली थीं, अपने में सिमटी हुई, और उनके चेहरे पर अक्सर एक घायल हिरन जैसा भाव रहता था। लेकिन देखने में जितनी कोमल लगती थीं उतनी थी नहीं। एक पारंपरिक कश्मीरी घर से आई कमला को यूरोपीय रहन सहन के बारे में कुछ नहीं पता था। नेहरू घर की बेटियों की गवर्नेंस मिस हुपर ने उन्हें चम्मच कांटा चलाना और अंग्रेजी बोलना सिखाने की जिम्मेदारी ली। धीरे धीरे कमला और जवाहरलाल के बीच बना एक ऐसा रिश्ता जो आज भी दुर्लभ है। बराबरी का रिश्ता, जुनून का रिश्ता, इज्जत और साझे सपनों का रिश्ता। इसके बाद हनीमून हुआ कश्मीर में, बिल्कुल वैसे ही जैसे 26 साल बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी अपने शौहर फिरोज के साथ कश्मीर जाएंगी। दोनों ने पहली बार अपनी जन्मभूमि कश्मीर को देखा। कमला को कश्मीर कैसा लगा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन नेहरू के लिए ये एक जादुई और लगभग खतरनाक सफर था। मातेयान नाम की जगह पर उन्हें पता चला अमरनाथ गुफा बस 8 मील दूर है। बस एक विशाल पहाड़ बीच में था। फिर भी वो निकल पड़े। एक चरवाहा उनका गाइड बना, कुली साथ थे। सुबह 4 बजे उनका सफर शुरू हुआ। उन्होंने कई ग्लेशियर पार किए। जैसे जैसे ऊपर चढ़े, सांस लेना मुश्किल होता गया। और तभी अचानक जवाहरलाल गिर गए एक दरार में, एक गहरी खाई में जिसे बर्फ ने ढक रखा था। लेकिन कमर से बंधी रस्सी टिकी रही। उनके साथी ने उन्हें खींचा। जवाहरलाल ने दरार की दीवार पकड़ी और बाहर खींच लिए गए। वो बच गए। कहा जाता है कि इस एक पल ने बदल दी हिंदुस्तान की किस्मत। दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंडिया की इंदिरा, कहानी भारत और इंदिरा गांधी की। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप सुनते रहें ये जबरदस्त अनसुनी कहानी। चलते हैं लंबे सफर पे। ये है इंडिया की इंदिरा। 5 अक्टूबर 1917 को एनी बेसेंट, एक मजबूत सफेद बालों वाली 70 वर्षीय अंग्रेज महिला जो 2 हफ्ते पहले ही राजनीतिक कैद से रिहा हुई थी, ने इलाहाबाद का विजयी दौरा किया। जब जुलूस मोतीलाल नेहरू के शानदार घर आनंद भवन पहुंचा तो श्रीमती बेसेंट, जो भारतीय गृह शासन संघ की संस्थापक थीं, विश्व प्रसिद्ध थियोसॉफिस्ट और उत्तम वक्ता थीं और जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली थीं, ने देश की स्वतंत्रता के लिए एक भावुक भाषण दिया। कमला नेहरू, जो उस समय सिर्फ 18 वर्ष की थीं और 8 महीनों की गर्भवती, आनंद भवन की बरामदे पर अपने पति जवाहरलाल के पास खड़ी थीं और इस प्रेरक भाषण को सुन रही थीं। उनका होने वाला बच्चा पहली बार एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हो रहा था। इंदिरा का जन्म श्रीमती बेसेंट के दौरे के 6 सप्ताह बाद 19 नवंबर की तूफानी रात को आनंद भवन के उत्तर पश्चिम कोने के कमरे में हुआ, जहां परिवार में नए सदस्य परंपरागत रूप से आते थे। बच्ची का वजन केवल 4 पाउंड के करीब था। जन्म कक्ष के बाहर बरामदे में एक भीड़, जिसमें इंतजार करती जन्मसिद्ध आंटियां, दूसरे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी और नौकर, साथ ही एक नई तमिल आया नर्स शामिल थी, पूरे दिन बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रात लगभग 11 बजे बच्ची की दादी स्वरूप रानी नेहरू कमरे से बाहर आईं और बरामदे पर अपने पति को आवाज दी, जो पुस्तकालय में पुरुषों के साथ विस्की पी रहे थे। हुआ
स्वरूप रानी ने घोषणा की जब मोतीलाल आए। बच्चा हुआ? मोतीलाल ने दोहराया। स्वरूप रानी ने कहा, लड़की का जन्म हुआ है। बरामदे में मौजूद लोगों में एक स्पष्ट निराशा और उदासी की लहर दौड़ गई। कोई भी याद नहीं कर पाता कि जब उनकी बेटी का जन्म हुआ तब जवाहरलाल नेहरू कहाँ थे और उन्होंने क्या कहा। लेकिन शायद आनंद भवन में उस शाम वे अकेले थे जिन्हें बच्चे के लिंग की कोई खास चिंता नहीं थी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंडिया की इंदिरा, कहानी भारत और इंदिरा गांधी की। मोतीलाल नेहरू ने अपनी मां इंद्राणी का नाम जवाहरलाल की बेटी के लिए चुना, जिसे आधुनिक और लोकप्रिय इंदिरा कर दिया गया। और जवाहरलाल नेहरू ने इसमें प्रियदर्शिनी नाम जोड़ा, जिसका अर्थ है दृष्टि के लिए प्रिय और जो अच्छाई दिखाए। एक विद्वान पंडित ने बच्चे की कुंडली बनाई, जिसमें कोई दुखद या क्रांतिकारी योग नहीं निकला। फिर एक भव्य नामकरण समारोह आयोजित किया गया। बच्चे की मां कमला और दादा मोतीलाल, जिन्होंने कोलकाता से ब्रिटिश बच्चा गाड़ी मंगाई थी, ने उसे खूब प्यार किया। लेकिन इस बड़े करीब 100 लोगों के घर में सभी नौकरों समेत बच्ची एक महत्वपूर्ण सदस्य नहीं थी। अपने शुरुआती वर्षों में इंदिरा छोटी, अनदेखी और कम शिकायत करने वाली थीं। मार्च 1919 की शुरुआत में एक फड़फड़ाती धोती पहने गांधी आनंद भवन पहुंचे और उन्हें स्वरूप रानी के घर के हिंदू वाले हिस्से में ठहराया गया, जहां वे फर्श पर अपना शाकाहारी भोजन कर सकते थे और नौकरों के भारतीय शैली के शौचालयों का उपयोग कर सकते थे। 18 मार्च 1919 को गांधी के आनंद भवन से जाने के कुछ ही दिनों बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया, जिसने बिना मुकदमे के संदिग्धों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की युद्धकालीन शक्तियों का विस्तार कर दिया। 6 अप्रैल को सत्याग्रह, अहिंसक प्रतिरोध सार्वजनिक रूप से शुरू किया गया। एक हफ्ते बाद 13 अप्रैल को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक एक 4 दीवारी वाले बगीचे के अंदर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर सैनिकों ने सैकड़ों गोलियां चलाईं। व्यवस्था बहाल होने तक 379 निहत्थे और फंसे हुए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मार दिया गया था। कमला को छोड़कर आनंद भवन की महिलाएं शुरू में गांधी के प्रति विरोधी थीं और उनके प्रभाव का विरोध किया। विशेष रूप से स्वरूप रानी ये नहीं समझ पाईं कि धोती पहने ये छोटा सा आदमी अपने खान पान और स्वास्थ्य संबंधी सनकों के साथ उनके परिवार में क्यों घुसपैठ कर रहा है और उन्हें व्यक्तिगत और राजनीतिक मामलों पर सलाह क्यों दे रहा है। उन्होंने वास्तव में सहज रूप से महसूस किया कि वो उनके घर के दुश्मन थे। निश्चित रूप से गांधी ने अब घर में जो स्थान ग्रहण किया वो अत्यधिक अंतरंग और प्रभावशाली था। बापू, जैसा कि नेहरू परिवार उन्हें बुलाता था, उनके लिए कोई भी मुद्दा या कठिनाई बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं थी, चाहे वो नैतिक दुविधाएं हों, राजनीतिक लक्ष्य हों, पाचन संबंधी बीमारियां हों या युवा महिलाओं को लिपस्टिक लगानी चाहिए या नहीं। गांधी ने हर तरह के मामलों पर सलाह दी और हालांकि वो तानाशाह नहीं थे, लेकिन कई वर्षों तक उनका शब्द नेहरू परिवार के साथ साथ राष्ट्रवादी आंदोलन में भी घटनाओं को निर्धारित करता था। कमला अपनी 1916 की विवाह के बाद से कभी स्वस्थ नहीं रही। जवाहरलाल और मोतीलाल के पत्रों में कमला के लक्षणों का बार बार जिक्र होता था, जिनमें से कई शुरुआती वर्षों में मनोदैहिक साइकोसोमैटिक लगते थे। उन्हें सिरदर्द, थकावट, भूख न लगना, वजन कम होना, सांस लेने में तकलीफ और दिल के दौरे पड़ते थे, जो वास्तव में धड़कने तेज होना था। चूंकि कमला अपेक्षाकृत अनाड़ी, आरक्षित थीं और अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाती थीं, उनकी सास और दोनों नंदे उन्हें नीचा देखती थीं। आनंद भवन का महिला घर वास्तव में ईर्ष्या, शत्रुता और आक्रोश से भरा हुआ था और कई वर्षों तक कमला ने इस माहौल में बहुत कष्ट सहा। इंदिरा और कमला अक्सर मोतीलाल द्वारा अपने बेटे के परिवार के लिए बनवाए गए पहली मंजिल के अपार्टमेंट में अकेले खाना खाती थीं। परिवार में एक और व्यक्ति थी जिससे इंदिरा को दुख होता था, उनकी बुआ नान। नान कमला से केवल 1 साल छोटी थी। वो जवाहरलाल से बहुत प्यार करती थी और कमला से उनकी शादी के क्षण से ही अपनी भाभी से नाराज रहती थी। आनंद भवन का ईर्ष्यालु माहौल 1921 में नान की शादी के बाद भी थोड़ा सा ही कम हुआ। अपमान और ताने जारी रहे। उदाहरण के लिए, कमला को दूसरों के साथ अंग्रेजी फिल्म देखने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता था, क्योंकि वे कहती थीं कि उनकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है। स्थिति बाद के वर्षों में और भी खराब हो गई जब जवाहरलाल ज्यादातर समय जेल में रहे, कमला का स्वास्थ्य बिगड़ा और इंदिरा खुद अपनी बुआ की शत्रुता का शिकार बनी। जवाहरलाल अपनी मां, बहन और पत्नी के बीच के अस्थिर और दुखी संबंधों से अनजान रहे, क्योंकि वो लंबे समय तक अपने काम में व्यस्त थे। एक छोटी बच्ची के रूप में इंदिरा आनंद भवन के इस तनावपूर्ण माहौल से तब बच पाती थीं जब वो पुरानी दिल्ली में सीताराम बाजार स्थित अपने नाना नानी के विशाल पारंपरिक घर अटल हाउस जाती थीं। वहां उनका अपनी नानी राजपति कौल के साथ एक सीधा और गहरा रिश्ता था। उन्हें वहां बहुत लाड़ प्यार मिलता था। उन्हें नए खुले राष्ट्रवादी मॉडर्न स्कूल में किंडरगार्टन भेजा गया। एक पड़ोसी परमेश्वर नारायण हक्सर को याद था कि एक नौकर के कंधे पर बैठी बड़ी आंखों वाली शांत इंदू को पड़ोसी महिलाएं पुचकारती थीं और बेचारी कहकर दुलारती थीं। आनंद भवन में नियमित पारिवारिक दिनचर्या स्थिरता का आभास देती थी। स्वरूप रानी अक्सर इंदिरा को सूर्योदय के समय जगाती थीं और उन्हें गंगा और फिर मंदिर ले जाती थीं।
अगर जवाहरलाल घर पर होते तो वे दोनों माता पिता के साथ गीता पढ़ते, जिसके बाद आनंद भवन के बड़े बगीचों में देखरेख में दौड़ लगाई जाती थी। हर साल उनके जन्मदिन पर इंदिरा को चावल की थाली के साथ तौला जाता था और फिर वो अनाज गरीबों में बांट दिया जाता था। कमला अक्सर इंदिरा को लड़कों की खादी कांग्रेस स्वयं सेवक की वर्दी पहनाती थीं, जिसमें गांधी टोपी भी शामिल थी। उन्हें अक्सर लड़का समझा जाता था और अपने पिता को लिखे शुरुआती पत्रों में वो खुद को इंदू बॉय लिखकर हस्ताक्षर करती थीं। इंदिरा के खेलों के बारे में असामान्य बात ये थी कि वे लगभग हमेशा अकेले होते थे। वो बिना किसी अन्य बच्चे वाले घर में पली बढ़ीं। 1924 तक उन्हें इलाहाबाद के किसी स्कूल में नहीं भेजा गया, जब मोतीलाल ने उन्हें सेंट सिसिलिया में दाखिला दिलाने का फैसला किया। ये उनके अनियमित शैक्षणिक करियर की एक दुखी शुरुआत थी। इंदिरा सेंट सिसिलिया में नाखुश थीं। वो अन्य लड़कियों के बीच शर्मीली और हकलाती थीं और उन्हें अपने पतलेपन का बहुत एहसास था। वो स्कूल की एकमात्र छात्रा थीं जो खादी के कपड़े पहनती थीं और इस वजह से उन्हें अजीब महसूस होता था। वो जल्द ही सेंट सिसिलिया की यातना से आज़ाद हो गईं जब मोतीलाल और जवाहरलाल के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। जवाहरलाल ने तर्क दिया कि स्कूल ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता था और इसमें ज्यादातर ब्रिटिश छात्र थे, इसलिए इंदिरा का वहां जाना कांग्रेस के विदेशी चीजों के बहिष्कार के सिद्धांतों का उल्लंघन था। इस बार जवाहरलाल जीते। इंदिरा को कुछ महीनों के बाद स्कूल से निकाल लिया गया और उन्हें घर पर भारतीय ट्यूटर्स द्वारा पढ़ाया जाने लगा। ये राजनीतिक रूप से सही हो सकता था, लेकिन शैक्षिक रूप से आदर्श नहीं था। इंदिरा की पढ़ाई अव्यवस्थित थी। उनके हिंदी पंडित कभी कभी नहीं आते थे। उन्होंने अपनी मां के साथ अंग्रेजी पढ़ी, लेकिन वो भी अनियमित थी। जवाहरलाल उनके सबसे प्रतिभाशाली शिक्षक थे, लेकिन वो अक्सर बहुत व्यस्त या घर से दूर रहते थे। नेहरू परिवार का घर कई मायनों में द्विभाषी था। इंदिरा की दादी और बड़ी बुआ स्वरूप रानी और बीबी अम्मा केवल हिंदी बोलती थीं, जैसा कि कमला भी पहले बोलती थीं। कमला ने 20 के दशक में अंग्रेजी और उर्दू दोनों के सबक लिए। मोतीलाल और जवाहरलाल अंग्रेजी में बात करने में ज्यादा सहज थे, लेकिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत के साथ वे हिंदी और उर्दू के मिश्रण पर स्विच कर गए। फिर भी उनका लगभग सारा पढ़ना और लिखना अंग्रेजी में ही रहा। नतीजतन इंदिरा संभवतः घर की सबसे सच्ची द्विभाषी सदस्य थीं। ज्यादातर वो हिंदी बोलती थीं, लेकिन उन्होंने कम उम्र में ही अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख लिया और जीवन भर बहुत तेज और अनिवार्य पाठक बनी रहीं। अपने बचपन का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने आनंद भवन के बगीचे में पेड़ों पर बैठकर किताबें पढ़ने में बिताया। बड़ी होने पर वो मोतीलाल की लाइब्रेरी में सेंध लगाने लगीं, जिसमें उत्तरी भारत में निजी पुस्तकों का सबसे बड़ा संग्रह था। फरवरी में पूरा नेहरू परिवार इंदिरा सहित बंबई के पास समुद्र किनारे जुहू गए, जहां गांधी एक अमीर उद्योगपति के घर पर आराम कर रहे थे। गांधी से मिलने की ये यात्रा अनजाने में एक छुट्टी बन गई। पहाड़ियों पर गर्मियों की सैर को छोड़कर नेहरूओं की ये पहली छुट्टी थी। उन्होंने समुद्र तट पर एक कॉटेज किराए पर लिया और दिन तैराकी, दौड़ने और घुड़सवारी में बिताए। जवाहरलाल ने इसी दौरान इंदिरा को तैरना सिखाया। इस बीच कमला जुहू में गर्भवती हो गईं। 8 साल की शादी और इंदिरा के जन्म के 7 साल बाद कमला को लगा होगा कि अब उनके लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। अगर उन्हें पुरुष संतान होती तो परिवार में खासकर स्वरूप रानी और नान के संबंध में उनकी स्थिति बहुत बेहतर हो जाती। इससे परिवार के नाम को आगे बढ़ाने वाला वारिस मिलता। इससे भी बढ़कर वो अपने और जवाहरलाल की खातिर एक बेटा चाहती थीं। नवंबर 1924 के मध्य में उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, लेकिन वो समय से पहले हुआ था और 2 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। गांधी ने 28 नवंबर को टेलीग्राम भेजा, बच्चे की मौत का अफसोस है, ईश्वर की इच्छा पूरी हो। कमला, जवाहरलाल और इंदिरा सभी टूट गए, लेकिन कमला को सबसे ज्यादा दुख हुआ। लगभग तुरंत ही उन्हें खांसी और तेज बुखार हो गया और उन्हें आनंद भवन से यूरोपीय। क्या आप कहानी जारी रखना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि कमला को इसके बाद कहाँ ले जाया गया, या हमें यहीं रुक जाना चाहिए? आप सुन रहे थे इंदिरा गांधी की कहानी, यानी इंडिया की इंदिरा। इस जबरदस्त अनसुनी कहानी का अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप सुनते रहें ये जबरदस्त अनसुनी कहानी।